7 से 9 नवंबर जयपुर बनेगा बौद्धिक महाकुंभ की भूमि। जयपुर डायलॉग्स 2025 में एक मंच पर आएंगे वे सभी योद्धा, इतिहासकार, चिंतक, रणनीतिकार और धर्म रक्षक जिनकी आवाज़ है भारत की आत्मा। विष्णु शंकर जैन, गौरव आर्य, नीरज अत्री, आनंद रंगनाथन, भाऊ तोरसेकर, सुशांत सिन्हा और बहुत सारे आपके पसंदीदा वक्ता जिनसे आप इस कार्यक्रम में भेंट कर सकते हैं। आप भी इस अनोखे उत्सव का हिस्सा बने, रजिस्टर करें और उपस्थित रहें। और यदि आप इस आंदोलन को और शक्तिशाली बनाना चाहते हैं तो हमारे क्राउड फंड में दान दें। QR स्कैन करके आप हमें योगदान दे सकते हैं। रजिस्ट्रेशन लिंक नीचे दिया हुआ है। आप सभी को ये भी बताना चाहता हूँ कि क्राउड फंडिंग 80% पूरा हो गया है, बाकी 20% के लिए आपसे अनुरोध है। और साथ ही ये भी अनुरोध है कि शीघ्रातिशीघ्र अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। अब जैसे मैं आपको उदाहरण दूं कि जो टॉप टियर है वो पूरा हो चुका है, फुल हो गई सारी सीटें, ज़ीरो हो गया वहाँ पे। आप लोग जो हैं वो हमारे ऊपर इधर उधर से दबाव डाल रहे हैं कि साहब कि हमको ये उपलब्ध कराया जाए। ये संभव नहीं हो पाएगा। अभी जो बाकी है उसमें रजिस्ट्रेशन करवा लें, बाद में फिर हमसे शिकायत न करें। सुविधाएं सीमित हैं, सीटें सीमित हैं। नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जयपुर डायलॉग्स का प्रेडिक्शन, जयपुर डायलॉग्स की भविष्यवाणी सही साबित हुई। हालांकि हमने उसको कभी भविष्यवाणी नहीं कहा था। हम जो है ना वो प्रेडिक्शन में विश्वास नहीं रखते, हम विश्लेषण में विश्वास रखते हैं। तो जयपुर डायलॉग्स का विश्लेषण नेपाल के मामले में बिल्कुल सही साबित हुआ। आखिरकार सुशीला कार्की ही नेपाल की प्रधानमंत्री बनी और सुशीला कार्की के प्रधानमंत्री बनने से एक बड़ा संदेश पूरे विश्व में गया, खास तौर से अमेरिका को और चीन को। और वो क्यों गया? कई कारणों से गया। एक तो देखिए, सुशीला कार्की को प्रधानमंत्री, अंतरिम प्रधानमंत्री न बनने देने के लिए न केवल चीन और अमेरिका प्रयास कर रहे थे, भारत का एक बड़ा तबका, जी हाँ वही कांग्रेसी तबका या जो कांग्रेस का सहानुभूति रखने वाला जो तबका है, वो कतई नहीं चाहता था कि सुशीला कार्की प्रधानमंत्री बने। उसके लिए उन्होंने तरह तरह के नैरेटिव चलाए। तो पहले तो बात कर लेते हैं कि अंदर खाने क्या हुआ। और आप जानते हैं कि सुशीला कार्की के बारे में बात भी हो गई थी, सुशीला कार्की का नाम भी आ गया था। हमने जो विश्लेषण किया था उसमें हमने कारणों सहित बताया था कि क्यों सुशीला कार्की जो है वो अंतरिम प्रधानमंत्री बनने जाने वाली है। लेकिन उसके बाद भी आपने देखा होगा कि अगले दिन मामला पूरी तरह से बदल गया और अगले दिन ये आने लगा कि भाई सुशीला कार्की बहुत वृद्ध हैं और जो जेन जी है वो जेन जी चाहता है कि कोई युवा व्यक्ति जो है वो बने। और फिर उन्होंने नाम किया है कुलमान घीसिंग जी का। कुलमान घीसिंग पहले वहाँ की इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के चेयरमैन रह चुके थे। उन्होंने अपने कार्यकाल में जो बिजली की समस्या थी नेपाल की, उसको बहुत ही तरीके से हल किया था और वो भी काफ़ी सत्यवादी और ईमानदार, जिसको कहते हैं कि वो स्वच्छ छवि के माने जाते हैं। लेकिन अंदर ही अंदर बहुत कुछ चल रहा था। आपको पता है कि हमारे यहाँ क्या प्रयास हो रहा था, भारत की तरफ से क्या प्रयास हो रहा था। भारत की तरफ से एक लॉबी पूरी तरह से लगी हुई थी कि सुशीला कार्की जो है वो ना बने। और उसके पीछे बड़ा कारण ये था कि वो मोदी जी की और भारत की प्रशंसक हैं और उन्होंने जब उनका नाम चला उसी समय आके खुले तौर पर टीवी के सामने यह बोल दिया कि भाई मैं मोदी जी की प्रशंसा करती हूँ, मैं मोदी जी से प्रभावित हूँ और भारत के साथ तो हमारे परिवार वाले संबंध हैं। इस तरह की बात करने के बाद में जो पशुपति टू तिरुपति वाला जो गैंग है, लेफ्टिस्ट गैंग, जिसकी आजकल, जिसको हम कह सकते हैं कि जिसकी ग्रिप में आजकल हमारी कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से है और एक तरह से वो एक नक्सलवादी ग्रुप की तरह ही व्यवहार कर रही है। जहाँ भी जाती है वहाँ पर तोड़ फोड़, मार धाड़, झगड़ा टंटा यही करने के प्रयास में रहती है। और इसी का उदाहरण आपने देखा कि किस प्रकार से बिहार में जाके उन्होंने मोदी जी की माता जी के विरोध में एक ऐसा कार्यक्रम कर दिया कि अब उसको लेके पूरी बिहार की जनता में
आप कह सकते हैं रोष भी है और बिहार की जनता में एक खेद भी है कि भाई ये कहाँ से ये चिचोरापन आ गया। इन लोगों ने पूरा प्रयास किया कि सुशीला कार्निक ना बन पाए। कि एबीपी न्यूज़ है, एबीपी न्यूज़ ने एक आइटम चलाया और वो आइटम चलाया क्या कि ऐसा है कि भाई ये जो नेपाल का जो विद्रोह हुआ है वो जाति के कारण हुआ है और वो इसलिए हुआ है क्योंकि जो कम्युनिस्ट पार्टी के जो अधिकतर नेता थे वो ब्राह्मण थे और वहाँ पर ब्राह्मणवाद पनप रहा था। ब्राह्मणों के कारण लोगों में रोष था और ये पूरा का पूरा जो सत्ता परिवर्तन हुआ है और जो नौजवानों का गुस्सा फूटा है वो इसलिए फूटा है कि वो ब्राह्मणों के विरोध में थे। तो ये ब्राह्मणवाद की हार है। और फिर उन्होंने चलाया कि भाई सुशीला कार्की जो है वो चूंकि ब्राह्मण है इसलिए सुशीला कार्की नहीं बन सकती, क्योंकि ये पूरा का पूरा विद्रोह जो था वो ब्राह्मणों के विरोध में था। तो आप ये देखिए इतना घृणित कोई चला सकता है क्या एजेंडा? लेकिन एबीपी न्यूज़ ने चलाया। एबीपी न्यूज़ जो है उसका घोषित पक्ष आजकल क्या है वो सभी जानते हैं। प्रवीण यादव नाम के एक व्यक्ति हैं, उनकी एक पत्नी है, वो मिश्रा है, और वो आजकल जो है वो पूरा ब्राह्मण विरोध में चली हुई है। वो तो चित्रा त्रिपाठी को भी ले आए हैं। चित्रा त्रिपाठी जो है वो तलाकशुदा है, पैदा अवश्य ब्राह्मण कुल में हुई थी। वो स्वामी अनिरुद्धाचार्य के विरुद्ध में पंगे चलाती रहीं। वाह, उनको स्वामी अनिरुद्धाचार्य की हर बात में समस्या दिखती है। भाई समस्या दिखती है तो ऐसा करो कि अगर आपको लगता है कि स्वामी अनिरुद्धाचार्य ने कोई अपराध किया है, कोई मानहानि की है, तो कोर्ट में जाओ, वरना वो तो अपना मत रख रहे हैं, शास्त्रोक्त मत रख रहे हैं, हिंदू परंपराओं में जो बातें हैं उनकी बात कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने पूरे नेपाल के आंदोलन को जातिवादी रूप देकर उसका बिहार में लाभ उठाने का एक प्रयास किया, जो कि अल्टीमेटली पूरी तरह से विफल हो गया। क्यों हो गया वो मैं अंदर जो बात हुई वो बताता हूँ। कि जब ये बात चली तो कुछ लोगों ने सुशीला कार्की जी का विरोध किया। वो विरोध किस गुट ने किया? वहाँ पर जो उनका जो जेन जी है उसमें मुख्यतः दो गुट है। एक बालेन शाह का गुट है, बालेन शाह जो है वो भी अमेरिका से सपोर्टेड है, और दूसरा गुट जो है वो सदुन गुरुंग का है, वो भी अमेरिका के सपोर्टेड है। तो ये दोनों अमेरिका के सपोर्ट वाले जेन जी वाले जो थे वो सुशीला कार्निक के विरोध में थे। सुशीला कार्निक के विरोध में अमेरिका था। अमेरिका सुशीला कार्निक के विरोध में, इसलिए कार्निक नहीं, कार्की, सुशीला कार्की के विरोध में था। और अमेरिका के भी विरोध का कारण बड़ा स्पष्ट था। अमेरिका के विरोध का कारण ये था कि वो नेपाल में अपनी हेजिमनी चाहता है, और नेपाल में अपनी हेजिमनी रखने के लिए उसको ऐसा लग रहा था कि सुशीला कार्की जैसी निडर महिला जो है वो उनके एजेंडा को चलने नहीं देगी। वो क्यों सुशीला कार्की जी की ऐसी छवि है? तो सुशीला कार्की जी जब नेपाल की चीफ जस्टिस थी तब उन्होंने सरकार के मंत्री तक को जेल भेज दिया था, और जो वहाँ का भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो था उसका जो प्रमुख था उसको अपने पद से हटा दिया था, क्योंकि वो भ्रष्टाचार निरोध की बजाय भ्रष्टाचार का ही बढ़ावा कर रहा था। उसका नाम भी कार्की था। तो उन्होंने किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया। प्रचंड उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे, प्रचंड यानी पुष्पकमल दहल। तो पुष्पकमल दहल जो थे वो प्रधानमंत्री थे। पुष्पकमल दहल ने प्रयास किया कि इनको हटा दिया जाए, लेकिन फिर उसके ऊपर वहाँ का जो सुप्रीम कोर्ट था उसने रोक लगा दी, और उन्होंने अपना कार्यकाल जो था चीफ जस्टिस वाला वो डंके की चोट पर पूरा किया। तो इस भ्रष्टाचार के विरोध में जो उन्होंने कार्य किए, इससे उनकी बड़ी प्रतिष्ठा है। वैसे वो जो उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है वो पोस्ट ग्रेजुएशन उन्होंने BHU से किया है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से किया है, और अपनी लॉ की पढ़ाई जो है वो त्रिभुवन यूनिवर्सिटी काठमांडू से की है। तो हर प्रकार से वो उपयुक्त है। अब ये
जब इनमें चला कि भाई इसको कुछ लोगों ने, फिर बालेन शाह ने अपना ही नाम चलवा दिया। गुरुंग का नाम कोई लेने वाला वहाँ था नहीं। बालेन शाह चूँकि मेयर हैं इस समय काठमांडू के, तो उन्होंने अपना नाम चलवा दिया। बालेन शाह के नाम पर मिलिट्री कतई राजी नहीं थी ना, किसी भी हालत में बालेन शाह नहीं। तो फिर बालेन शाह और जिन जी के जो दूसरे जो गुरुंग थे, बालेन शाह ने अल्टीमेटली थक हार के ये देखा कि गुरुंग का नॉमिनी आ जाएगा, मेरे को तो लाया नहीं जा रहा है। तो उन्होंने गुरुंग जिसको सपोर्ट कर रहे थे उसके विरोध में सुशीला कार्की को समर्थन कर दिया अंत में। क्यों? क्योंकि बालेन शाह भी अपनी छवि बनाना चाहते हैं भ्रष्टाचार के विरोध में खड़े हुए नेता के रूप में। बालेन शाह की मजबूरी हो गई। ऐसा नहीं है कि सुशीला कार्की जी जो है वो कोई बालेन शाह को ओबलाइज करने जा रही हैं, क्योंकि उन्होंने साफ मियाँ यूनुस की तरह नहीं, बांग्लादेश में जहाँ वो चुनाव करवाना ही नहीं चाहता, जहाँ वो अपनी खुद की पार्टी बना रहा है, वो खुद अपनी पार्टी को चुनाव लड़ा के और वहाँ पे हमेशा के लिए प्रधानमंत्री बने रहना चाहता है। हर तरह की बदमाशी करा रहा है, माइनॉरिटीज़ को तंग करा रहा है, हिंदुओं का कत्लेआम करवा रहा है, ये सारा काम वहाँ करवा रहा है। सुशीला जी ने सीधे सीधे जैसे ही पद ग्रहण किया, कहा कि 6 महीने में चुनाव होगा, मैं एक कैबिनेट बनाऊंगी, कैबिनेट को बना के पार्लियामेंट को डिसॉल्व करूंगी और 6 महीने में चुनाव होगा। कोई उन्होंने संविधान संशोधन की बात नहीं कही अभी तक, कोई उन्होंने अभी राजशाही की बात नहीं कही है अभी तक। लेकिन एक बात जान ले कि ये जो कुछ हुआ है इससे राजशाही का मार्ग निश्चित रूप से प्रशस्त होता है। हमारे यहाँ के लोगों ने बड़ा बवंडर काटा साहब, जो ये पूरा का पूरा जो पंचमक्कार गैंग है। पंचमक्कार गैंग ने कहा कि नेपाल का युवा इस बात से रुष्ट हो गया है कि सुशीला कार्की जी को ऐसा लग रहा है जैसे कि भारत बनवाना चाहता है अंतरिम प्रधानमंत्री, इसलिए वो रुष्ट है। भारत में इसका राजशाही का प्रचार किया जा रहा है इसी बहाने से, इसलिए नेपाल का युवा रुष्ट है। इन सबको कुछ भी पता नहीं है, लेश मात्र भी कुछ ज्ञान नहीं है, क्योंकि अगर ज्ञान होता तो ये पहले से बता देते ना कि नेपाल में कुछ होने वाला है। कुछ नहीं पता है। जब ये हो गया तो उसके बाद फिर उन्होंने देखा कि भाई इसी बहाने किसी तरह से मोदी को नाम कर लो यार मोदी जो है ना वो गड़बड़ करा रहा है नेपाल में। अच्छा, श्रीलंका में भी मोदी ने कराई थी गड़बड़, नेपाल आपके बांग्लादेश में भी मोदी ने कराई थी गड़बड़। लिबरल का या पंचमक्कार का, जिनको हम पंचमक्कार कहते हैं ना, इनका कुछ हो नहीं सकता। लेकिन अभी तो इनको और इनके जो स्पॉन्सर्स हैं यानी कि चीन और अमेरिका, इनको बहुत बुरी तरह से मुंह की खानी पड़ी है और मोदी जी मुस्कुरा रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।